दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के करने वाले हैं और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोगों की परीक्षा में हूबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 35 क्वेश्चन के अलावा जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे वो लगभग आपके 100 क्वेश्चन के आसपास में आपको रिविजन कराने का प्रयास करता हूँ। तो लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। 126 नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यह कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा होगा। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय पूछे या अनवीकरणीय पूछे, आपको ध्यान रखना है कि तीन सेम होंगे। ठीक है, जैसे अगर नवीकरणीय पूछेगा तो अनवीकरणीय के 3 उदाहरण देगा और एक आपका नवीकरणीय होगा। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये ऐसे साधन हैं जो सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। तो ये आपके अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे और बाकी जो थर्ड ऑप्शन बचा है ये अकेला, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा और इसकी यही एक ट्रिक है। आप लोग प्रयास करेंगे, अपने हिसाब से कमेंट करते चलेंगे सभी लोग। और 27 नंबर प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल पूछेगा तो पृथ्वी दिवस और 22 मार्च जल दिवस। तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, और तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ये है समोच्च रेखीय जुताई। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। 129 नंबर प्रश्न है कि अधातु खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है मैग्नीज, सोना, सीसा, अभ्रक। राइट आंसर है अभ्रक। ठीक, और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा सकता है कि गुलाल में दिखाई देने वाला चमकीला सफ़ेद रंग का तत्व कौन सा होता है। तो वो अभ्रक होता है। ठीक, 130 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। अब गैर परंपरागत है तो इसमें देखो 3 आपके सेम दिखाई देंगे, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक, बाकी देखो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये ऐसे हैं जो किसी निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएंगे, सीमित मात्रा में है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। और अगला प्रश्न है 131 नंबर, किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो ये होता है बच्चों पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था। तो ये बच्चों 382। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 133 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 13 किलोमीटर। 134 नंबर, स्थानीय पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवन ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, चिनूक। चिनूक ये स्थानीय पवन है और भारत में बात करें तो स्थानीय पवन का नाम है लू। ठीक, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में स्थानीय पवन का नाम क्या है तो लू होती है और स्थानीय पवन है चिनूक। अगला प्रश्न 135 नंबर है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो ये बच्चों कहा जाता है हरिकेन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और टाइफून कहते हैं, टाइफून चीन और जापान में टाइफून कहते हैं और बिली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। 136 नंबर प्रश्न है, वान झील स्थित है। तो वान झील बच्चों तुर्की में है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल बच्चों दक्षिण अफ्रीका में है। इम्पोर्टेंट है, सबसे गर्म स्थान यहीं पर है। 138 नंबर है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या ये होती है आपकी फर्स्ट यानी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है। तो ये अनुच्छेद 21। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि संविधान की
व्याख्या का अधिकार किसे है, अर्थात उसको कौन व्याख्यात कर सकता है, तो ये हो जाता है बच्चों न्यायपालिका। ठीक, फोर्थ ऑप्शन सही है। 41 नंबर, राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? राजस्थान विधानसभा की बात करेगा तो 200। ठीक, और लोकसभा की बात करेगा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप इस 25 लगाइएगा, 25 सीटें हैं। और वहीं राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के सांसदों की संख्या होती है 10। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप याद कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान एनएमएस में सामाजिक विज्ञान में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके राजस्थान से रिलेटेड होते हैं, तो वो आप लोगों को विशेष करके अध्ययन करना है उसका। ठीक, तो राजस्थान के लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा में 10। ठीक, और इसी प्रकार से राजस्थान की विधानसभा की बात करेगा तो 200। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 142 नंबर है, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन सा होता है? राज्यसभा का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। अगर भारत सरकार की बात करेगा या भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता, तो राष्ट्रपति। ठीक, और 143 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद जो होती है वो 3 भागों से मिलकर बनती है, और 3 भाग कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, राज्यसभा और लोकसभा, तो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपका राइट है, राज्यपाल, राज्यपाल नहीं होता इसका अंग। अगला प्रश्न है 144 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। ठीक, 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। 145 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करेगा तो थर्ड ऑप्शन सही है इसमें, 52.12%। वही जब बात करेगा कुल जनसंख्या की, कुल साक्षरता, ये आपकी 66% है। कुल साक्षरता 66%, और कुल व्यक्तियों मतलब पुरुषों की साक्षरता की बात करेगा तो 79.2। ठीक, पुरुष साक्षरता इतनी है 79.2, और महिला साक्षरता 52.12%। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 146 नंबर है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति है तो न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो ये होती हैं बच्चों 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों 35 वर्षों पर चुने जा सकते हैं, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 25 वर्ष पर चुने जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो बता सकते हो आप। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन था? तो दक्षिण भारत का ये गुर्जर प्रतिहार वंश ये राजस्थान संबंधित है, चौहान और ये गोहिल वंश उत्तर भारत के हैं। बाकी ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है चोल वंश, ये दक्षिण भारत का राजवंश था। 47 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 148, कान्हड़ देव शासक कहाँ का था? तो कान्हड़ देव या जालौर का था। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया गया कि दिवेर युद्ध हुआ, अर्थात दिवेर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1582 ईस्वी में, और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, और 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। 150, सेना का हरावल दस्ता क्या कहलाता है या क्या होता था? तो ये सेना का अग्रीय भाग होता था। जो सेना का आगे वाला भाग होता था वो हरावल दस्ता कहलाता था, और सेना के पीछे का भाग पूछेगा तो चंदावर दस्ता। ठीक, ध्यान रखिएगा, चंदावर दस्ता पीछे का भाग और हरावल दस्ता आगे का भाग। ठीक, पूछा जा सकता है। 51, गागरोन दुर्ग स्थित है। तो गागरोन दुर्ग जो है 2 नदियों के संगम पर स्थित है, और ये कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। 152, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन संत रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 53 नंबर, आभानेरी मंदिर स्थित है उदयपुर, जैसलमेर, दौसा और करौली। तो ये इसमें आपका राइट आंसर होगा दौसा। आभानेरी मंदिर कहाँ है? तो दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न है 4 नंबर,
चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ये बंगाल से थे चैतन्य महाप्रभु। और 155 का राइट आंसर क्या है? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य 1757 ईस्वी में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है विलय नीति। विलय नीति का संबंध किससे है या किसने अपनाया था? ये रॉबर्ट क्लाइव, वान हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई थी। और इसके अलावा सहायक संधि का प्रस्ताव या सहायक संधि किसने अपनाई थी? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। दोनों लोगों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 57वां प्रश्न की बात करते हैं तो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, तो ये 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप लोगों को याद होगा, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 58 नंबर, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मुंबई में था 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया मुंबई में। और अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। और किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 60 नंबर, पटों की हवेली है जैसलमेर में, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। राइट आंसर है जैसलमेर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो राजस्थान के इतने ही बच्चे हैं, ध्यान रखेंगे कि उनको अपने राज्य विशेष से इम्पोर्टेंट चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके राजस्थान से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका मंदिर से रिलेटेड हो गया या आपका वहाँ से जो है महान योद्धाओं से रिलेटेड हो गए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपका विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपकी लड़ाइयाँ युद्ध हुए हैं उनको भी ध्यान रखना है।